तो आज हम जिस सोर्स की चीर-फाड़ करने वाले हैं वो एक यूट्यूब लेक्चर का ट्रांसक्रिप्ट है। और ये हमें उस दौर में ले जाता है जब महात्मा गांधी भारत लौटे थे। हाँ। और ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठाता है। क्या? कि एक वकील जो 9 जनवरी 1915 को भारत लौटा, हाँ। वो महज 3-4 साल के अंदर ही पूरे देश का महात्मा कैसे बन गया? सही बात है। मतलब रातों रात ऐसा क्या हुआ कि वो एक राष्ट्रीय हीरो बन गए? हाँ। इस सफर में क्या सिर्फ उनकी काबिलियत थी या किस्मत भी कुछ ज्यादा ही मेहरबान थी? और देखिए, यही इस सोर्स की सबसे खास बात है। अच्छा। हाँ, ये सिर्फ तारीखें और घटनाएं नहीं गिनाता, बल्कि उस कैसे और क्यों की गहराई में जाता है। ये गांधी जी की रणनीति, उनके तरीकों और सबसे बढ़कर उस समय के माहौल का विश्लेषण करता है। माहौल मतलब? माहौल यानी पहला विश्व युद्ध, क्योंकि जैसा कि सोर्स बताता है, उनकी शुरुआती जीतों के पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी ये वर्ल्ड वॉर। और ये एक ऐसा एंगल है जो अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं, समझते हैं कि गांधी जी के भारत आने के बाद के वो शुरुआती साल कैसे थे और कैसे उन्होंने एक के बाद एक जीत हासिल की, जिसने पूरे देश की राजनीति की दिशा ही बदल दी। बिल्कुल ठीक है। तो गांधी जी 1915 में भारत आते हैं। पहला विश्व युद्ध जोरों पर है। और यहाँ सोर्स एक बड़ी अजीब बात बताता है। मुझे ये सुनकर थोड़ा अटपटा लगा कि गांधी जी ने भारत आते ही लोगों से ब्रिटिश फौज में भर्ती होने की अपील करनी शुरू कर दी। हाँ, ये सुनने में अजीब लगता है। जो आदमी अंग्रेजों से लड़ने की तैयारी कर रहा है, वो उन्हीं की फौज को मजबूत क्यों करेगा? अंग्रेज तो उन्हें मजाक में क्या कहते हैं, भर्ती कराने वाला सार्जेंट तक कहने लगे थे। ये क्या रणनीति थी? देखिए, ये उनका एक बहुत सोचा समझा कदम था। एक तरह से ये उनकी पहली चाल थी। पहली चाल? हाँ। हमें ये याद रखना होगा कि गांधी जी कोई नौसिखिया नहीं थे। सोर्स हमें याद दिलाता है कि वो अफ्रीका में पूरे 22 साल बिताकर आए थे। 22 साल? हाँ, जो उनके लिए एक तरह का ट्रेनिंग ग्राउंड था। हाँ। आंदोलन कैसे करना है, लोगों को कैसे जोड़ना है, सरकार से कैसे बात करनी है, ये सब वो वहाँ सीख चुके थे। 1908 में वो पहली बार जेल भी अफ्रीका में ही गए थे। अच्छा। तो जब वो गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्हें वो अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, उनके कहने पर भारत आए, तो उनका पहला लक्ष्य था सिस्टम के अंदर अपनी जगह बनाना। पहले अंग्रेजों का भरोसा जीतो, ताकि जब तुम उनके खिलाफ कुछ बोलो तो वो तुम्हारी बात को गंभीरता से सुने। एकदम सही। वो अंग्रेजों को ये दिखाना चाहते थे कि वो एक जिम्मेदार और समझदार नेता हैं, कोई अराजकता फैलाने वाले क्रांतिकारी नहीं। सेना में भर्ती की अपील करके उन्होंने अंग्रेजों को एक संदेश दिया कि मैं आपके साथ सहयोग करने को तैयार हूँ, बशर्ते आप भी हमारी वाजिब मांगों को सुने। ये भविष्य के आंदोलनों के लिए एक नींव तैयार करने जैसा था। और यहीं से कहानी असल में रफ्तार पकड़ती है। नींव तैयार हो गई और अब उस पर इमारत खड़ी करने का समय था। और मजे की बात यह है कि गांधी जी ने अपना पहला बड़ा आंदोलन अपने गृह राज्य गुजरात से नहीं, बल्कि बिहार के एक दूर दराज इलाके चंपारण से शुरू किया। हाँ, चंपारण से। ऐसा क्यों? क्योंकि समस्या उन्हें वहां खींच कर ले गई। ये आंदोलन नील की खेती से जुड़ी एक बहुत ही शोषणकारी प्रथा 3 कठिया प्रणाली के खिलाफ था। 3 कठिया प्रणाली? हाँ, इसके तहत किसानों को अपनी जमीन के 3/20 हिस्से पर अनिवार्य रूप से नील उगाना पड़ता था। उगाना ही पड़ता था। और विडंबना ये थी कि जर्मनी में सिंथेटिक रंगों का आविष्कार हो चुका था, जिससे नील की मांग और कीमतें दोनों गिर गई थीं। किसान नील उगाना नहीं चाहते थे, लेकिन अंग्रेज बागान मालिक उनसे जबरदस्ती खेती करवाते थे। और सोर्स के मुताबिक राजकुमार शुक्ल नाम के एक स्थानीय किसान थे। हाँ, उन्होंने ही गांधी जी को मनाया था। हाँ, कहते हैं कि वो गांधी जी के पीछे लखनऊ से लेकर कानपुर तक हर जगह गए जब तक गांधी जी आने के लिए मान नहीं गए। काफी जिद्दी किसान थे। बिल्कुल। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, चंपारण पहुंचकर गांधी जी ने वही किया जो वो अफ्रीका में करते थे। यानी उन्होंने पहले जमीनी हकीकत को समझा। उन्होंने वकीलों की तरह केस नहीं लड़ा, बल्कि किसानों के बयान दर्ज किए, गांव का दौरा किया, सबूत इकट्ठा किए। और यहीं पर सोर्स इस बात पर जोर देता है कि उनकी मुलाकात भारत के कुछ भविष्य के सबसे बड़े नेताओं से हुई। जैसे राजेंद्र प्रसाद, हाँ, राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, नरहरि पारेख और महादेव देसाई। ये सब लोग चंपारण में उनके सहयोगी बने। तो ये आंदोलन सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं थी, ये गांधी जी के लिए अपनी एक नेशनल टीम बनाने का भी मौका था। बिल्कुल सही। तो चंपारण में किसानों को न्याय मिला और इस जीत की गूंज वो पहुंच गई अहमदाबाद की मिलों तक।
सोर्स बताता है कि वहां के मजदूर भी एक अलग तरह की मुसीबत से जूझ रहे थे, है ना? बिल्कुल। और सोर्स इसकी तुलना आज के कोरोना काल से करता है, जो इसे समझना बहुत आसान बना देता है। अच्छा। कैसे? 1918 में अहमदाबाद में प्लेग की महामारी फैल गई। लोग शहर छोड़कर भागने लगे। हाँ। अब मिल मालिकों को डर हुआ कि अगर मजदूर चले गए तो मिलें शुरू बंद हो जाएंगी। हाँ। तो उन्होंने मजदूरों को रोकने के लिए प्लेग बोनस देने का वादा किया। अच्छा, ताकि लोग पैसों के लालच में रुके रहें। लॉजिकल है। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर जब महामारी खत्म हो गई तो मालिकों ने बोनस बंद करने का फैसला कर लिया। ओह। अब मजदूरों का कहना था कि पहले विश्व युद्ध की वजह से महंगाई बहुत बढ़ गई है, इसलिए बोनस की जगह हमारी तनख्वाह में 50% की बढ़ोतरी की जाए। 50%? हाँ, और मिल मालिक 20% से ज्यादा देने को तैयार नहीं थे। मामला फंस गया और तब गांधी जी को बुलाया गया। और यहीं पर, जैसा कि सोर्स कहता है, गांधी जी ने अपने सबसे शक्तिशाली हथियार, अपने ब्रह्मास्त्र का पहली बार भारत में इस्तेमाल किया। भूख हड़ताल। भूख हड़ताल। हाँ, और ये एक मास्टर स्ट्रोक था। सोर्स में एक दिलचस्प मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है इसका। बताइए। कि गांधी जी का दुबला पतला शरीर ही उनका हथियार बन गया। अंग्रेजों को और मिल मालिकों को ये डर लगा कि अगर ये आदमी सच में 2-4 दिन भूखा रह गया और इसे कुछ हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो जो लाखों मजदूर इसे अपना नेता मान रहे हैं, उनका गुस्सा संभालना नामुमकिन हो जाएगा। शहर में दंगे भड़क सकते हैं। ये तो एक तरह से इमोशनल ब्लैकमेल जैसा है, लेकिन एक बड़े उद्देश्य के लिए। और ये काम कर गया पूरी तरह से। मिल मालिक दबाव में आ गए। गांधी जी ने बीच का रास्ता निकाला और 35% बोनस पर समझौता हो गया। क्या बात है। ये चंपारण के बाद उनकी दूसरी बड़ी और लगातार जीत थी। और इस आंदोलन का एक और बड़ा नतीजा निकला। गांधी जी ने 1918 में ही मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए लेबर एसोसिएशन की स्थापना की, जो आगे चलकर एक बहुत बड़ी संस्था बनी। तो चंपारण और अहमदाबाद के बाद गांधी जी की सत्याग्रह लैब का अगला एक्सपेरिमेंट हुआ खेड़ा में। यहाँ भी मामला किसानों और अंग्रेजी हुकूमत के बीच टैक्स का था। लेकिन सोर्स के मुताबिक यहाँ गांधी जी का फोकस एक बहुत ही खास चीज पर था। बिल्कुल, और वो था अहिंसा पर अटूट रहना। अहिंसा? खेड़ा गुजरात में 1918 में फसलें बर्बाद हो गई। अब सरकारी नियम था जिसे लगान माफी कानून कहते थे। उसके हिसाब से अगर पैदावार 25% से कम हो तो लगान माफ हो जाना चाहिए था। ठीक है। लेकिन अंग्रेज अधिकारी इस नियम को मानने से ही इनकार कर रहे थे और जबरदस्ती टैक्स वसूल रहे थे। तो गांधी जी ने क्या किया? सोर्स इस बात पर जोर देता है कि गांधी जी को 1857 की क्रांति का सबक याद था। अच्छा। वो जानते थे कि जैसे ही आंदोलन हिंसक होगा, अंग्रेजों को उसे बेरहमी से कुचलने का लाइसेंस मिल जाएगा। इसलिए उन्होंने, और विठल भाई पटेल जिनसे उनकी मुलाकात यहीं हुई थी, उन्होंने किसानों को ना कर आंदोलन के लिए संगठित किया। नाकर आंदोलन? मतलब हम टैक्स नहीं देंगे? हाँ, हम टैक्स नहीं देंगे, चाहे आप हमें जेल में डाल दें या हमारी जमीन छीन लें, पर हम हाथ नहीं उठाएंगे। ये तो अंग्रेजों के लिए एक जाल बिछाने जैसा था। अगर आप हिंसा नहीं करेंगे तो वो आप पर जुल्म कैसे करेंगे, और अगर वो फिर भी करते हैं तो दुनिया की नजरों में वही गलत साबित होंगे। एकदम सही। और अंत में सरकार को झुकना पड़ा। उन्होंने कहा कि ठीक है, जो किसान टैक्स दे सकते हैं सिर्फ वही दें, गरीबों से जबरदस्ती नहीं की जाएगी। और ये थी गांधी जी की सफलताओं की हैट्रिक। बिल्कुल। और सोर्स ने इन तीनों आंदोलनों को याद रखने के लिए एक बड़ा मजेदार फॉर्मूला दिया है। इसे कहते हैं केक। नहीं, खाने वाला केक नहीं। सी से चंपारण, ए से अहमदाबाद और के से खेड़ा। ये हुई ना बात। तो अब तक की कहानी ये है कि गांधी जी एक के बाद एक मैच जीतते जा रहे हैं। चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा। ऐसा लगता है कि उनके पास कोई जादू की छड़ी थी, या फिर अंग्रेज अचानक से इतने नरम दिल कैसे हो गए थे? जादू की छड़ी नहीं, लेकिन जैसा सोर्स बताता है, उनके पास एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था। और वो क्या था? उसका नाम था पहला विश्व युद्ध। और यहीं पर इस पूरा विश्लेषण का मतलब सार छिपा है। 1914 से लेके 1919 की शुरुआत तक ब्रिटेन अपनी पूरी ताकत से विश्व युद्ध लड़ रहा था जी। उनका पूरा ध्यान, पैसा, सैनिक सब यूरोप में लगे हुए थे। वो किसी भी कीमत पर भारत जैसे अपने सबसे बड़े उपनिवेश में कोई बड़ा बवाल नहीं चाहते थे। अच्छा, तो आप कह रही हैं कि उनकी प्राथमिकता युद्ध जीतना थी, भारत में शांति बनाए रखना उनकी मजबूरी थी। बिल्कुल। सोर्स का विश्लेषण यही कहता है कि ये गांधी जी की काबिलियत के साथ साथ सही समय का भी खेल था।
अंग्रेज उस वक्त गांधी जी की मांगे आसानी से इसलिए मान रहे थे ताकि मामला ज्यादा न बिगड़े, ताकि उन्हें अपनी ऊर्जा भारत में न लगानी पड़े। हाँ, वो गांधी जी को शांत रखना चाहते थे, लेकिन वो सिर्फ इंतजार कर रहे थे कि युद्ध कब खत्म हो। और जैसे ही युद्ध खत्म हुआ, कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आया। सोर्स में एक लाइन है जो सब कुछ कह देती है। युद्ध खत्म होते ही अंग्रेजों ने कहा, आइए महात्मा गांधी, अब मिलते हैं। हाँ, मतलब पार्टी खत्म। पार्टी खत्म। बिल्कुल। युद्ध में जीतते ही अंग्रेजों का असली रंग सामने आ गया। उन्होंने भारतीयों को इनाम देने की बजाय उनके पर कतरने का फैसला किया, और इसी के तहत 1919 में वो एक बेहद कठोर कानून लेकर आए जिसका नाम था रॉलेट एक्ट, जिसे काला कानून भी कहा गया। सोर्स बताता है कि ये कानून भारतीय राष्ट्रवाद की उठती हुई लहर को कुचलने के लिए बनाया गया था। हाँ, ये एक ऐसा दमनकारी कानून था जिसके लिए कहा गया, ना कोई वकील, ना कोई दलील और ना कोई अपील। मतलब? इसका मतलब था कि पुलिस सिर्फ शक के आधार पर किसी भी भारतीय को बिना कोई कारण बताए गिरफ्तार कर सकती थी और उसे अनिश्चित काल के लिए जेल में डाल सकती थी। बाप रे। इसका सीधा मकसद भारतीयों में फिर से वही डर पैदा करना था जो गांधी जी के आंदोलनों के कारण कम होने लगा था। और इसी काले कानून ने एक बहुत ही भयानक त्रासदी की नींव रखी। इसके विरोध में पूरे देश में प्रदर्शन शुरू हो गए, है ना? हाँ, 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के दो बड़े नेता डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू ने एक शांतिपूर्ण शोभा यात्रा निकाली, जिसके बाद अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार करके किसी अज्ञात जगह पर भेज दिया। और इन्हीं गिरफ्तारियों का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा बुलाई गई थी, और बाकी जो हुआ वो इतिहास का एक काला अध्याय है। सोर्स ये भी बताता है कि इस कानून के समय भारत के वाइसरॉय थे चेम्सफोर्ड और भारत सचिव थे मॉन्टेग्यू। इसीलिए इस दौर के सुधारों को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। नाम सुधार था, लेकिन काम दमन का हो रहा था। बिल्कुल। तो हमने देखा कि कैसे 1915 से 1918 तक गांधी जी ने लगातार सफलताएं हासिल की, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां उनके पक्ष में थी। लेकिन जैसे ही वो परिस्थितियां बदली, अंग्रेजों ने अपना असली चेहरा दिखाया और बातचीत का रास्ता छोड़कर सीधे सीधे दमन का रास्ता अपना लिया। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर लाकर खड़ा करता है, जो सोर्स सीधे तौर पर नहीं पूछता, लेकिन उसकी तरफ इशारा जरूर करता है। वो क्या? कि गांधी जी का अहिंसा का सिद्धांत तब तक बहुत कारगर रहा जब तक सामने वाला पक्ष यानी अंग्रेज कुछ हद तक नियमों और कानूनों से बंधा हुआ महसूस कर रहा था, है ना? हाँ, पॉइंट तो है। लेकिन जब सामने वाला पक्ष क्रूरता की सारी हदें पार कर दे, जलियांवाला बाग जैसे हत्याकांड करे और किसी भी नियम को मानने से ही इनकार कर दे, तब अहिंसा पर आधारित एक आंदोलन कैसे प्रतिक्रिया देता है? ये एक ऐसा विचार है जो सोचने पर मजबूर करता है। जब आपका विरोधी खेल के नियम ही बदल दे, तो आप पुराना खेल कैसे जारी रख सकते हैं? बिल्कुल। ये एक ऐसी दुविधा है जिसका सामना शायद गांधी जी को और पूरे स्वतंत्रता आंदोलन को आगे चलकर बार-बार करना पड़ा।